डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मैं यहाँ के एक शहर का रहने वाला हूँ, एक छोटा शहर, और बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी में गुजरा था। घर में खाने के लिए खाना काफ़ी कम हुआ करता था, फिर भी हम मिल बांट कर खाया करते थे। मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा है। हम परिवार के 4 सदस्य, लेकिन बचपन आपका जैसा भी गुजरा हो उसकी यादें मीठी ही होती हैं। हमारे घर में कई बार 2 वक्त का खाना भी पूरा नहीं होता था। वो यादें आज भी याद करता हूँ। खुशी होती है, दुख नहीं होता। बचपन ऐसा ही होता है, जैसा भी गुजरा हो उसकी यादें अच्छी ही लगती हैं। घर में जब चावल आया करते थे, मेरे भाई को चावल खाने सबसे ज़्यादा पसंद थे, लेकिन हर रोज़ हम चावल खा नहीं पाते थे। हम रोटी बनाकर खाते थे और हफ्ते में 2 से 3 बार जब चावल बनते थे, मेरा भाई खुशी खुशी खाता था। मैं उसे हमेशा कह दिया करता, आज मुझे भूख कम है, क्योंकि मेरा भाई ज़्यादा चावल खाना पसंद करता था। तो मैं अपने हिस्से का चावल का वो छोटा सा टुकड़ा भी उसके नाम कर दिया करता था। मेरा भाई गरीबी में देखे हुए वो दिन आज भी याद करता है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई में हम दोनों की लगन लगने लगी, ऐसा लगने लगा जिंदगी को बदला जा सकता है। मेरा भाई आज भी कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन मैंने जब कॉलेज खत्म किया था मुझे सरकारी नौकरी मिल गई एक बैंक में, और उस बैंक में मैं आज भी काम कर रहा हूँ। जैसे बैंक से जब पहली तनख्वाह मिली थी ना, उसी ने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। 6-7 महीने में हम जितना कमा नहीं पाते थे, उतनी बैंक की एक तनख्वाह आ जाया करती थी। तो हमारी माली हालत भी बदल गई। मैं सबसे ज़्यादा रुपए अपने भाई को दिया करता। जैसे बचपन में वो चीज़ों को देखा करता था ना, कि उसे साइकिल चाहिए, कुछ खिलौने चाहिए, मेरे पिता दिलवा नहीं पाते थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रुपए नहीं होते थे। उसकी सब ख्वाहिशें आज पूरी करने की मैं कोशिश करता रहता हूँ, और मेरा भाई भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं उसे जो कहता हूँ वो मेरी बात मानता है। कॉलेज में कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। कोई भी बात हो वो मुझसे शेयर ज़रूर करता है। किस लड़की को पसंद करता है, किससे झगड़ा हुआ, पढ़ने का कितना मन करता है, कितना नहीं करता, हर बात वो मेरे साथ शेयर करता है, और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। आज शाम भी मैं बाज़ार से आते वक्त कुछ फल लेकर आया था। मेरे भाई को आम खाने पसंद है, मेरे पिता को भी आम खाने पसंद है, मेरी माँ को और फल पसंद है। मैं सभी लेकर आया था, ताकि घर में आज बातें करते हुए 11-12 बजे तक हम इस तरह फल खाते रहेंगे, नई पुरानी बातें याद करेंगे। हर शनिवार हमारा परिवार ऐसा ही करता है। हम जल्दी सोना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है, मेरे पिता को भी, मुझे भी। लेकिन इस बार जैसे ही मैं घर पहुंचा था ना, मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा था। वो एक कमरे में बैठा, जैसे दरवाज़ा बंद किए किसी से बातें कर रहा। मुझे लगा वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है, शायद झगड़ा कर रहा है। यही बात मेरी माँ ने भी बताई कि वो 4 बजे से आया हुआ है और जैसे किसी से फ़ोन पर बात किए जा रहा है। मुझे लगा किसी से कॉलेज में झगड़ा हो गया होगा। मैं भी उसके कमरे में नहीं गया, क्योंकि उसने कमरा अंदर से बंद किया हुआ था। मैं कुछ समय इंतज़ार करता रहा। 9:30 बज चुके थे और माँ ने बताया मेरे भाई ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। मुझे थोड़ा गुस्सा था। किसी से भी झगड़ा करे, खाने को नकारना नहीं चाहिए। मैं उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। काफ़ी देर में दरवाज़ा खटखटाता रहा। अंदर से जैसे किसी से बात करने की आवाज़ें आती रही। उसके बाद मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया और गुस्से के लहजे में उसे कहा था, तू बाहर आता है या नहीं? देख, मैं दरवाज़ा खोल लूँगा, तुझे बाहर आना होगा। माँ ने दोपहर का खाना बनाया है, तूने वो भी नहीं खाया। रात का खाना बना है, तो वो भी खाना नहीं चाहता। बाहर कब आएगा? हम कब के भूखे बैठे हैं। मेरे भाई ने कमरे के अंदर से आवाज़ लगाकर कहा था, दिमाग खराब मत करो, चले जाओ यहाँ से। ये आवाज़ सुनते ही मैं सन्न सा हो गया था। मेरी माँ
मेरे पिता पीछे खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था। मेरा भाई मेरी बात कभी नहीं टालता था। कई बार मेरे पिता की बात वो टाल दिया करता था। थोड़ा शरारती था ना, लेकिन मेरी बात कभी नहीं टालता था। ऊंची आवाज में मुझसे कभी बात नहीं करता था। इस बार उसने इस तरह से मुझे जवाब दिया। मुझे पहले तो कुछ झटका सा लगा, फिर आया गुस्सा। दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा और मैं कहने लगा, जल्दी से बाहर आता है या नहीं? तू गुस्सा चढ़ा रहा है, बोला कैसे तू? अंदर से उसने कहा, मैं जैसा भी बोला ना, अगर मैं बाहर आ गया ना तुम्हें बहुत ज्यादा अफसोस होगा, चुप करके बैठे रहो। उसने दूसरी बार ऐसा जवाब दिया था। मैं अपनी माँ की तरफ देखकर बड़े गुस्से में कह रहा था, देखो क्या हुआ इसके साथ, आज ऐसे बात कर रहा है। मेरे पिता वहां से जा चुके थे। माँ को भी मैंने भेज दिया, क्योंकि अब मैं अपने भाई को खरी खरी सुनाने वाला था। मैं काफी देर दरवाजा खटखटाता रहा। पहले तो मुझे लगा कितना गुस्से में बोला है, फिर मुझे एहसास हुआ ऐसा तो नहीं कॉलेज में कुछ गलत हो गया उसके साथ, बहुत ज्यादा सदमे में तो नहीं, किसी से झगड़ा तो नहीं किया या किसी लड़की का चक्कर तो नहीं। मुझे प्यार से बात करनी होगी, गुस्से में नहीं करूंगा। मैंने दरवाजा खटखटाते हुए अपने भाई से पूछा था, देख मैं गुस्सा नहीं कर रहा, दरवाजा तो खोलना, मैं अंदर आना चाहता हूँ। मेरे भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं दरवाजा खटखटाता रहा। गुस्से में आकर उसने अंत में दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो मेरे सामने नहीं खड़ा था, जैसे पीछे जाकर दीवार से चिपक गया। दीवार की तरफ उसने चेहरा किया हुआ था और दीवार पर एक आकृति सी बनाई हुई, अजीब सी। उसके पास रंग बिरंगे चौक थे, जिससे वो कई बार दीवारों पर कुछ बना दिया करता था, बाद में साफ कर दिया करता। वो पक्के चौक नहीं थे। इस बार उसने अजीब सा डरावना सा चेहरा बनाया हुआ था दीवार पर, और वो उससे बातें कर रहा था। फोन तो उसका एक तरफ जमीन पर पड़ा हुआ। फोन को मैंने उठाया, फोन ऑन नहीं हुआ, उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अगर उसकी बैटरी खत्म है तो ये किससे बातें कर रहा है? क्या सच में दीवार से बातें किए जा रहा है? ये देखते ही मुझे झटका सा महसूस हुआ, लेकिन मेरा भाई अब भी दीवार से बात किए जा रहा था। मैंने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू क्या कर रहा है? पागल तो नहीं हो गया? दीवार से बातें कर रहा है। मेरे भाई ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी दीवार से वो चेहरा बनाकर बातें किए जा रहा था। वो जैसे माफी मांग रहा, फिर गुस्से में बात कर रहा, कभी कभी प्यार से बात कर रहा, अजीब तरह से, जैसे बार बार उसका स्वभाव बदल रहा हो। उसकी हरकतें बदलती जा रही थी। मैंने उसे पकड़ा और कहा, तू पागल तो नहीं हो गया? क्या हुआ? दीवार से बातें क्यों कर रहा है? कॉलेज में किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ ना? मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ किया हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस तरफ जाती गई, जैसे वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था, दीवार से ही बात करना चाहता था। मैंने उसे पकड़ा, खींचकर मैं कमरे से बाहर ले आया, दरवाजा कर दिया बंद। फिर वो मेरे सामने खड़ा। मैं उसको कह रहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है? कब से पूछे जा रहा हूँ, मुंह इधर लेकर आ। शराब तो नहीं पी तूने? शराब तो नहीं पीना? कुछ खाया तो नहीं? दोस्त ने किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया? तू अजीब सी हरकतें कर रहा है। फिर मेरा भाई हंसने लगा, अजीब तरीके से, जैसे वो मजाक कर रहा हो। फिर मुझे लगा कहीं मेरे साथ सब मिलकर प्रैंक तो नहीं कर रहे। ऐसा वो कई बार करते हैं। मैं भी हंसने लगा। हम दोनों जब हंसने लगे, मेरी माँ, मेरे पिता भी वहां पर आ गए। फिर वो भी कहने लगे, अरे मजाक चल रहा है। मैंने कहा, पता नहीं, ये हंस रहा है जैसे सब कुछ इसने मजाक में किया हो। फिर मेरा भाई चुप मेरी आंखों की तरफ देखने लगा, घूरने लगा गुस्से में, और मैं उसकी तरफ देखकर बार बार हंसे जा रहा था। बस मजाक खत्म हो गया ना? उसने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया। मुझे उंगली करके कहा, पीछे हो जाओ। मैं थोड़ा सा पीछे हुआ। वह दरवाजा खोलकर फिर से कमरे के अंदर चला गया। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं फिर से उसके कमरे के अंदर गया। वो बेड पर लेटा हुआ था। दीवार पर चौक से जो उसने भयानक चेहरा बनाया था ना, वो साफ हो चुका था। जैसे बस 10 सेकंड के लिए वो अंदर गया और पूरा का पूरा वो चेहरा उसने साफ कर दिया बेड पर। फिर वो लेट गया। अभी अभी बेड पर वो लेटा था, जैसे उसे नींद भी आ गई, खर्राटे मारने लगा था। उसकी तरफ देखकर उस दिन मुझे लग रहा था कुछ अजीब तो हुआ है। इसने कुछ खाया तो नहीं, कहीं किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया। कल सुबह इससे बात करूंगा, आज कुछ अलग लग रहा है। मेरी माँ ने भी मुझे समझाया, इसे सोने दो, कल बात करेंगे। हम कमरे से बाहर आ गए। उसकी खर्राटों की आवाज कमरे से भी बाहर आ रही थी। अमूमन वो खर्राटे नहीं मारता, इस बार कुछ
अलग ज़रूर हुआ है। वो रात हम तीनों बातें करते हुए गुजारना चाहते थे, लेकिन खाना खाने के बाद फलों को काटना भी हम भूल गए और जल्दी ही हम सो चुके थे। अगली सुबह मैं 6 बजे उठा था, जैसा कि हर बार किया करता था। 6 बजे उठकर मुझे सैर करने की आदत थी। मैं 7 बजे वापस आया करता। एक पब्लिक पार्क में सैर करने के बाद, कुछ कसरत करने के बाद मैं फिर से जैसे ही पार्क में गया, वहाँ मैंने अपने भाई को देखा। मेरा भाई इतनी जल्दी उठकर घर से बाहर नहीं निकलता, थोड़ा सा आलसी है। 7-8 बजे आराम से उठता है, मस्ती करता है, जितना मर्जी उसे टोक लो, लेकिन उसे नींद बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। वो तो 6 बजे ही मुझसे पहले ही उस पब्लिक पार्क में एक पेड़ को घूरे जा रहा। मैं जैसे ही उसके करीब गया, एक अजीब चीज़, उस पेड़ पर जैसे किसी ने अजीब आकृति बनाई हो, बिल्कुल वैसी आकृति जैसी वो दीवार पर बनाई गई थी। मेरा भाई उसे घूरे जा रहा था। कुछ समय मैं उसके पीछे खड़ा रहा। आसपास से गुजरने वाले कई लोग जो हमें पहचानते थे मेरे भाई की तरफ देखकर हंसते गए और मुझसे पूछते गए, सिर्फ इशारों में, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, हम बस मजाक कर रहे हैं। फिर उन्हें इस तरह से समझाकर मैंने भेजा। अंत में जब आसपास भीड़ नहीं थी, कुछ खालीपन महसूस हुआ। मुझे लगा मुझे अपने भाई से बात करनी चाहिए। मैंने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा, जोर से उसे खींचा। वो पीछे उस घास पर गिर गया। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहने लगा, तो पागल हो गया है? इतनी सुबह उठा है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और रात को किस तरह से बात कर रहा था, और अब भी अजीब तरह से घूरे जा रहा है उस पेड़ को। क्या बनाया है उस पर तूने? जैसे ही मैंने पेड़ की तरफ देखा, वो जो आकृति मुझे पेड़ पर नजर आ रही थी ना, अब नजर नहीं आ रही। जैसे गायब हो गई हो, या किसी खास एंगल से नजर आ रही थी, अब नजर नहीं आ रही। मेरी नजर जब अपने भाई के चेहरे पर पड़ी, वो मुस्कुरा रहा था, हंस नहीं रहा था जोर जोर से, मेरी आंखों की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा। मैंने 2-3 सवाल पूछे उससे, वो मुस्कुराता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। मुझे आज अजीब लग रहा। कल रात हो सकता है किसी ने कुछ खिलाया हो, और हो सकता है इसने बिना बदबू वाली वो शराब पी हो, क्या कहते हैं उसे, वोडका। हो सकता है ऐसा कुछ किया हो, लेकिन आज सुबह भी ये ऐसी हरकतें कर रहा है। क्या हुआ इसके साथ? अचानक ही मैंने अपने भाई से बात करने की बहुत कोशिश की। मेरे चेहरे की तरफ देखकर वो हंसता रहा। मैं उससे झगड़ा ही करना चाहता था। एक चमाट जैसे ही मैंने उसके लगाई, उसे जैसे दर्द हुआ ही ना हो। मैंने हल्की सी चमाट लगाई थी। अपने भाई को कई बार मैं हल्के तौर पर मजाक मजाक में मार दिया करता था। इस बार भी मैंने कुछ ऐसा ही किया था। जब सही से उसने कोई जवाब दिया ही नहीं, मैंने बड़ी जोर से चमाट लगाई थी। उंगलियों के निशान उसके चेहरे पर छप गए थे, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कम नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर हंस रहा हो। मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। क्या हुआ है इसके साथ? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? मैंने उसके सर के इर्द गिर्द देखा, कोई चोट का निशान तो नहीं। ऐसा तो नहीं कल वो कहीं पर गिर गया हो, लेकिन उसके सर पर कोई चोट का निशान नहीं था। इसीलिए घबराया घबराया मैं उससे सवाल पूछता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा मुझे घर जाकर पिताजी को बताना चाहिए, माँ को बताना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ है, ये कोई साधारण काम नहीं लगता। मैं उठकर पीछे की तरफ जाने लगा, घर की तरफ। मैं भाग कर जाना चाहता था। एक बार मुड़कर मैंने अपने भाई की तरफ देखा। सोचा था एक बार उससे जवाब मांगूंगा, क्या हुआ है उसे। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा ना, मेरा भाई खड़ा हो चुका था। वो पेड़ जो पूरी तरह से पहले साफ था ना, उस पर दोबारा वो आकृति आ गई थी। ऐसा लग रहा था कोई जादुई आकृति हो। जब मेरा भाई सामने खड़ा हो जाता है ना, वो आकृति नजर आने लगती है। जैसे ही मेरा भाई वहां से दूर हो जाता है, वो आकृति भी गायब हो जाती है। मैं समझ नहीं पा रहा था। भागा सीधा मैं घर की तरफ। मैंने अपने पिता को बताया था। मेरे पिता भी कल रात के बहुत ज़्यादा परेशान थे, और मेरे पिता तो रात के सोए ही नहीं थे। मेरी माँ की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। जब बेटे की हालत ऐसी हो तो माता पिता वो तो परेशान होंगे ही ना। मैं उन्हें जैसे सांत्वना दे रहा था। पहले तो मैं अपने दर्द को कम करना चाहता था कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है, लेकिन उन्हें इतना परेशान देखकर मुस्कुरा कर कहने लगा, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। पार्क में कुछ नहीं, दोस्त थे, कुछ थोड़ा सा मस्ती कर रहा था, देखता हूँ मैं, आप घबराइए मत, देखता हूँ। हो सकता है कोई इन्फेक्शन हुआ गले का, तो जिससे ऐसा हो रहा है। मैं उन्हें
थोड़ा शांत करना चाहता था। उसके बाद दोबारा मैं पब्लिक पार्क की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं अपने भाई को ढूंढने लगा, मेरा भाई वहाँ पर मौजूद नहीं था। बहुत समय ढूंढा मैंने, बहुत ज़्यादा समय ढूंढा मैंने, मेरा भाई नज़र नहीं आया। मैं 1-1.5 घंटे ढूंढता रहा और उसके बाद मुझे काम पर भी जाना था। यहाँ इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। अपने भाई के बारे में मैं और जानना चाहता था, लेकिन घर पहुंचकर मैंने माँ को कहा, माँ मैं खाना सुबह का वहाँ ऑफिस में खा लूँगा मंगवा कर, अब उसका ख्याल रखिए, जब आए मुझे बता ज़रूर देना। उसके बाद मैं ऑफिस चला गया। बैंक में काम करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर की परेशानियों को पीछे छोड़कर ही आपको काम पर आना पड़ता है। मैं काम पर ध्यान लगा नहीं पा रहा। चिंता मुझे अपने भाई की खाए जा रही। मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मी बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे थे, क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहीं और लगता है? मैंने कहा नहीं, मैं काम कर तो रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा ध्यान कहीं और जा रहा है, नज़रें कहीं और दिमाग कहीं और है तुम्हारा। कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? अब शादी की उम्र तो हो गई है, कोई लड़की का चक्कर लगता है? मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कल बताऊंगा, थोड़ा परेशान हूँ। मेरे सहकर्मी बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे थे तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, इसीलिए मैं अकेलेपन में काम करने लगा। शाम को मैं जल्दी घर जाना चाहता था। काम बहुत ज़्यादा था। पूरी मेहनत से मैंने काम किया, लेकिन थोड़ा सा रह गया था। एक साथी सहकर्मी को मैंने पहली बार कहा था कि मेरा काम कर दे। वो खुशी खुशी करने लगा। मैं सबका ज़्यादा काम खुद कर दिया करता था, क्योंकि मेरा काम पहले ख़त्म हो जाया करता था। मैं बाकियों की मदद करता था। आज पहली बार मुझे जल्दी जाना था तो उन्होंने मेरी मदद की। 1 घंटे पहले ही मैं निकल आया था। मुझसे सवाल पूछा था उन्होंने, तुम परेशान लगते हो, क्या हुआ? मैंने कहा बाद में बताऊंगा, परेशानी है, कुछ अजीब सी परेशानी है। उन्होंने मेरा काम संभाला तो मैं जल्दी घर की तरफ निकला। घर पहुंचते ही मुझे जो पता लगा वो और भी ज़्यादा अजीब था। मेरी माँ मुझे घूरे जा रही थी। मेरे पिता वहाँ मौजूद नहीं। मैंने माँ को पूछा, क्या हुआ माँ, भाई यहाँ आया, वो यहीं है ना? उन्होंने कहा वो यहीं तो है, लेकिन कुछ अजीब सा कर रहा है। मैंने कहा अजीब सा कर रहा है, क्या मतलब है आपका? उसके बाद मेरी माँ ने मेरे भाई के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। जैसे ही मैं अपने भाई के कमरे के अंदर गया ना, मेरे पिता बेड पर बैठे हुए रो रहे थे। मैं उन्हें रोता हुआ देख ही नहीं सकता था। उन्हें संभालने लगा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? भाई मेरा कहाँ है, रवि कहाँ है? उसके बाद पिताजी ने इशारा बाथरूम की तरफ किया। मैं बाथरूम के अंदर जाकर देखने लगा। मेरा भाई जो कपड़े पहने बार बार सामने वाली वो भरी हुई बाल्टी से पानी मग के जरिए सर पर डाले जा रहा था, हंसे जा रहा था, पानी डाले जा रहा था। उसके बाद मैं बाहर आया, अपने पिता से पूछने लगा, यह क्या कर रहा है, बिना कपड़े उतारे इस तरह दरवाज़ा खोलकर नहा रहा है या क्या कर रहा है? उसके बाद मेरे पिता ने कहा, ध्यान से देखो उसके शरीर को, ध्यान से देखो। मैं दोबारा बाथरूम में गया, अपने भाई को देखने लगा। जब वो पानी अपने सर पर डाल रहा था ना, तब तो पानी अच्छी तरह से नीचे गिर रहा। जैसे ही वो दोबारा बाल्टी से मग के जरिए पानी भरने की कोशिश करता, सर से उसके भाप उठने लगती, शरीर से भाप उठने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो, भट्टी की तरह। वो पानी इसलिए डाल रहा है शरीर ठंडा हो जाए। इतनी तेज गर्मी। मैंने अपने पिता की तरफ देखा। मेरे पिता भी घबराए हुए लग रहे, लेकिन मैंने जैसे ही अपने भाई के कंधे पर हाथ लगाया था ना, मेरा हाथ जैसे जल सा रहा था। इतना गर्म शरीर, ये साधारण बुखार नहीं हो सकता, शरीर इतना गर्म नहीं हो सकता। लेकिन मेरा भाई वो सामने जो बाथरूम की टाइल्स थी ना, उसकी तरफ देखकर हंसे जा रहा। उस टाइल पर कोई आकृति बनी हुई नहीं थी। ये चमकदार टाइल्स थी और इतनी चमकदार थी, अगर आप सामने खड़े हो जाए ना, हल्का हल्का आपका प्रतिबिंब उसमें नजर आने लगता है। मुझे अपना प्रतिबिंब नजर आया था, अपने भाई का प्रतिबिंब नहीं। मेरे भाई का प्रतिबिंब ही अजीब सा, वैसा ही जैसी वो आकृति दीवार पर, पेड़ पर, वैसी आकृति असल में नजर आ रही, जैसे वो सिर्फ कोई आकृति नहीं, कोई असली शैतानी चीज हो जो मेरे भाई की जगह पर खड़ी हो। ये देखते ही एक बार मैं घबरा गया था। मेरा उतरा हुआ चेहरा देख मेरे पिता ने भी मुझसे सवाल किया था, ये गर्म क्यों है, समझ में आया कुछ? मैंने कहा बात कुछ अलग लगती है, ये तो कुछ गड़बड़ है।
मुझे जो नजर आया वो सच है या नहीं? फिर से मैं भाई के पास गया, हिलाया उसे, जल्दी जल्दी हिलाने लगा। सर पर भी मैंने कई बार धक्का देकर उसको हिलाया। फिर वो इधर उधर झांकने लगा। भैया क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे? आप मुझे उठाकर यहाँ ले आए और मेरे ऊपर पानी क्यों डाला है? भैया नींद में ही उठाकर मुझसे मजाक कर रहे हो। फिर वो उठा, कपड़े झाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सही हो गया हो। फिर मैं उसे कहने लगा, तू कर क्या रहा है? समझ नहीं आ रहा, कल रात का कुछ अजीब सा कर रहा है। उसने कहा, अजीब सा? क्या हुआ भैया? कल रात का मुझे तो कुछ याद नहीं। आप किसकी बात कर रहे हो? उसके बाद मैं उसकी आंखों की तरफ देख रहा, उसकी आंखें अपने आप ऊपर चढ़ गई। जैसे ही उसकी आंखें ऊपर चढ़ी, ऐसा नहीं हो सकता जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब हमारी पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, जैसा कि हम कई बार मजाक में भी करते हैं, तो पुतलियां ऊपर से ही दोबारा नीचे की तरफ आनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होता कि पुतलियां ऊपर चढ़ी हों और नीचे से पुतलियां निकली हों, जैसे पूरी की पूरी आंख घूम गई हो। ये देखते ही एक बार के लिए मैं झटका खाकर पीछे गिर गया था। अब मेरा भाई पहले की तरह बात नहीं कर रहा, फिर से हंसना शुरू हो गया। मेरी तरफ देखकर हंसता गया। मेरे भाई की जो आंखें हैं ना, हल्की हल्की भूरे रंग की हैं, लेकिन जो नीचे से दोबारा आंखें निकली थी ना, पूरी तरह से काली। ऐसा लग रहा था वो पुतलियों के बाहर का सफ़ेद हिस्सा भी धीरे धीरे काला हो रहा हो। ये देखने में ही साफ था ये कोई साधारण घटना नहीं है। हो सकता है मेरे भाई के ऊपर किसी तरह के प्रेत का साया हो। मैं इन पर यकीन नहीं करता, लेकिन जो सामने है यकीन तो करना होगा ना, मानना होगा। मैंने खड़ा होकर अपने भाई को कहा था, क्या है मेरे भाई के शरीर में? कौन हो तुम? पहली बार इस रूप में मेरे भाई ने जवाब दिया था, लेकिन ये आवाज़ मेरे भाई की नहीं थी। मेरे भाई की आवाज़ मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा पतली है, क्योंकि वो मुझसे इतने साल छोटा है। लेकिन ये जो आवाज़ थी किसी लड़के की आवाज़ नहीं, भारी सी, जैसे किसी मोटे आदमी की गूंजती हुई आवाज़। मेरे भाई ने मुझसे कहा था, इतनी जल्दी जान गए? और क्या जानना चाहते हो, बताओ ज़रा। हैरानी भरी नज़रों से मैंने अपने भाई से पूछा, ये कैसी भारी सी आवाज़ है? तुम मेरे भाई नहीं हो ना, तुम कुछ और हो जो उसके शरीर में हो। और सामने से मेरे भाई ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मेरे भाई की मुस्कुराहट कुछ अलग है, जैसे हर किसी की मुस्कुराहट अलग होती है ना, चेहरे की बनावट। कोई होंठ उठाकर हंसता है तो कोई होंठ नीचे करके हंसता है, कोई आंखें बंद करते हैं तो किसी के हंसने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। मैं जानता हूँ मेरा भाई इस तरह से नहीं हंसता। ये सामने से जो भी मेरे भाई के शरीर में था ना, वो अलग तरह से हंस रहा। और सामने से हिम्मत बांधते हुए मैंने भी कहा था, तुम जो भी हो, मेरे भाई का शरीर तो तुम्हें छोड़ना ही होगा। तुम जो भी हो, मेरे भाई को छोड़कर जाना ही होगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। और सामने से मेरे भाई ने जवाब दिया था, या कहूँ मेरे भाई के शरीर में जो था उसने जवाब दिया था, कर लो जो करना है। इसके बाद मुझे लगा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैं घर से बाहर की तरफ निकला था और अपने पिता को कहकर गया था, मेरे भाई को घर से बाहर मत जाने देना, कहीं बाहर मत जाने देना। मैं बस कुछ ही मिनटों में आया। मैं घर से बाहर निकला था किसी को लेकर आने के लिए। मुझे लगा था किसी बाबा को घर लेकर आना चाहिए। ये किसी प्रेत का साया है जो मेरे भाई के सर के ऊपर है। ये कोई नशीली चीज़ नहीं है। मेरा भाई नाटक नहीं कर रहा था। मैंने जो आंखों से देखा है उस पर यकीन करना चाहिए। मैं एक बाबा के पास गया था, जिसके बारे में मैंने बैंक में भी कई लोगों से सुना था कि वो झाड़ फूंक करता है और घर से किसी भी तरह की बुरी शक्ति को भगाता है। कई लोग उसे नाटकबाज कहते थे, कई लोग उस पर भरोसा करते थे। उसे मानने वालों की संख्या भी ज़्यादा थी। जैसे ही मैं उस बाबा के पास पहुंचा, वो बाबा पहले ही मुझे कहने लगा था, तुम पर कोई बड़ी मुसीबत आई है, उस मुसीबत का समाधान करना होगा। अमूमन जब भी कोई दोस्त मुझे इस तरह किसी बाबा के पास लेकर जाता था ना, मैं बहुत ज़्यादा बेइज्जती किया करता था। मैं उन पर यकीन नहीं करता था। लेकिन पहली बार मुसीबत कुछ ऐसी थी, मैं जवाब नहीं दे सकता था। मैंने कहा, जी परेशानी बहुत बड़ी है। आप तो समझ चुके होंगे ना परेशानी क्या है। वो बार बार घुमा फिरा कर बातें कर रहा कि परेशानी बड़ी है, परेशानी छोटी है, ऐसे समाधान होगा, वैसे होगा, लेकिन पॉइंट पर नहीं आ रहा। सही से कहूँ तो मुझे साफ लग रहा
तुक्के मार रहा है। मैंने उसको कहा, मेरे मेरे भाई पर किसी भूत का साया है। देखिए, अगर आपको पता है तो आपको मेरे साथ चलना चाहिए। उसने कहा, बिल्कुल चलूँगा, इसीलिए तो मैं ये काम करता हूँ। किसी भी तरह की मुसीबत का समाधान करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे समाधान तो मैं करता ही रहता हूँ। मैं उस बाबा को लेकर घर पर आया था। उसके बाद वो बाबा जैसे ही घर पे पैर रखा, कहने लगे, नींबू मिर्ची एक तरफ टांग दो। मैं नहीं चाहता वो बुरी शक्ति घर से बाहर निकले, क्योंकि घर से बाहर वो शक्ति निकली तो दोबारा इस घर में प्रवेश करेगी मेरे जाने के बाद। वो तब तक अंदर रहे जब तक मैं उसका समाधान नहीं करता। मैं उस बाबा के बिल्कुल पीछे पीछे ही था, और वो बाबा जैसे ही मेरे भाई के कमरे में पहुंचा, मेरा भाई सामने बैठा हुआ, एक कागज़ जैसे उसने बेड पर बिछाया हुआ बड़ा ड्राइंग वाला पेपर था, एक हाथ में उसने पेंसिल पकड़ी हुई। बाबा वहाँ पहुँचते ही कहने लगे, कलाकार होगे जो इसके शरीर में आए हो। इस तरह कलाकारी, चित्रकारी करना तुम्हें पसंद होगा, लेकिन बच्चे के शरीर को तुम्हें छोड़ना होगा। सामने से मेरे भाई ने भी वो भारी सी आवाज़ में कहा था, आइए, आप ही का तो इंतज़ार था, बैठिए, आपसे कुछ बातें करनी है, उसके बाद आप भी समाधान कर लेना। वो बाबा बेड के एक तरफ बैठ गए। झोले से कुछ सामान निकालकर बेड के एक तरफ लगाने लगे। मुस्कुराकर कहने लगे, अब समझ तो गए होगे तुम, जाने का समय तो हो गया है। इस बच्चे को ज़्यादा परेशान मत करो, जो भी हो तुम। ऐसे प्रेत तो शरीर छोड़कर चले ही जाते हैं, ज़्यादा समय तक इस दुनिया में रह नहीं सकते। मेरा भाई सामने से मुस्कुराता जा रहा था। तब उस बाबा ने झाड़ फूंक करनी शुरू कर दी। मोर पंख के साथ हरे रंग के कपड़े बिछाता जा रहा था, कई तरह के जैसे शब्द बोल रहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर अपने हाथ में खोपड़ी पकड़कर उसके अंदर से धुआं निकालना शुरू कर दिया, और फिर मेरा भाई सामने से जो मुस्कुरा रहा था बिल्कुल शांत हो गया। वो बाबा ने आंखें बंद की थी, फिर आंखें खोलकर कहने लगा, कैसे प्रेत हो, तुम्हारी जिंदगी के कोई प्रमाण मेरी आंखों के सामने घूम क्यों नहीं रहे? तुमने कैसी जिंदगी बिताई, कैसे तुम प्रेत बने, क्या किया करते थे, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नज़र जल्द ही आ जाएगा। उसके बाद वो बाबा कुछ समय आंखें बंद करके जैसे उस खोपड़ी पर हाथ घुमाते गए और फिर बोलने लगे, साधारण तो नहीं हो तुम, कत्ल तुमने भी किए हैं और मरने के बाद भी। ऐसे प्रेत खतरनाक होते हैं। इस बच्चे के शरीर को क्यों जकड़ रखा है? फिर से किसी को मारना चाहते हो? मैं देख पा रहा हूँ, कई लोगों को मार चुके हो तुम, कातिल हो गए जिंदगी में। भले ही वो नज़र नहीं आया, नाम ढूंढ नहीं पाया, लेकिन वो शायद तुम खुद बता दोगे। सामने से मेरा भाई भी मुस्कुराता रहा, जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, जैसे वो प्रेत जो मेरे भाई के शरीर में था उसे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। उसके बाद वो बाबा बोले, अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, देना ही पड़ेगा। मरने से पहले, इस दुनिया को छोड़ने से पहले क्या किया करते थे, मैं उसे जानना भी नहीं चाहता। आगे क्या करना चाहते हो? इस बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हो? इसे परेशान करके क्या खुशी मिलेगी? चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो इस दुनिया को। उसके बाद मेरे भाई के शरीर में जो प्रेत था ना, उसने बोलना शुरू किया, अब आप तो बहुत कुछ बोल गए, अब मैं भी बोलना शुरू करूं? बाबा ने हंसते हुए कहा, बोलो बोलो, कर लो कोशिश जो तुम करना चाहते हो। फिर मेरे भाई की आंखें फिर से ऊपर चढ़ी, नीचे से पुतलियां निकली, और जो नीचे से निकली वो काले रंग की नहीं थी, लाल रंग की। बाबा भी एक बार झटका खाकर पीछे बैठ गए थे और बार बार जैसे ऊपर की तरफ देखकर ऊपर वाले को याद कर रहे। फिर मेरे भाई ने अजीब आवाज में, ये अब भारी आवाज नहीं थी, कुछ अलग सी आवाज थी, तुम मेरे बारे में जान नहीं पाए, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूं। कैसे ये झाड़ फूंक सीखनी शुरू की, और तुम्हारा एक भाई भी था ना जो कहीं चला गया। सब कहते हैं वो जादू टोना किया करता था, जादू टोने का ज्ञान पाने के लिए चला गया है कहीं और। असल में कहीं और नहीं गया, वो तो घर में ही है। बताऊं कहाँ पर है? जमीन वो पीछे वाली, वहाँ लगे हैं कई पेड़ पौधे, आम का एक पेड़, वो आम का पेड़
3 से 4 साल पुराना ही है ना। और वो आम का पेड़ लगा किसके ऊपर है? नीचे किसी को दफनाया गया है ना। किसको दफनाया गया है? नाम भी बताता हूं और उससे पहले का इतिहास भी बताता हूं। तुम्हारे हाथ भी काले हैं, रंगे हुए हैं खून से। कालिक है ये किसी की जिंदगी की, और कत्ल सिर्फ एक ही थोड़े ना किया है तुमने। वो बाबा घबरा कर खड़ा हो गया था। उसके बाद अपने कानों पर हाथ रखकर, ये शैतान है, शैतान है, ये शैतान है, झूठ बोलकर डराना चाहता है, सबको डराना चाहता है। अभी अभी तुझे इस शरीर से बाहर निकालता हूं। उसने अपने उस झोले से राख को निकाला, मेरे भाई के चेहरे पर मारा। जैसे ही उसने राख को मेरे भाई के चेहरे पर मारा था ना, राख तो मेरे भाई के चेहरे पर लगनी चाहिए थी, वो अपने आप जैसे मेरे भाई के चेहरे से गायब होकर वो बाबा के चेहरे पर लगी थी। और इसके बाद वो बाबा पीछे गिरा, कांपने लगा था, डरने लगा था। इसके बाद मैंने देखा, मैं झटका खाकर जैसे उस कमरे से बाहर गिरा था, दरवाज़ा बंद। उस बाबा के चीखने की आवाज़ आई थी। मैंने जब दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर बात करने की कोशिश की, मेरा भाई बेड पर बैठा हुआ, जैसे बिल्कुल सही हो, मुझे देखकर कहने लगा, अरे भैया भैया आप आ गए। नींद काफ़ी गहरी थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी झगड़ा करके सपने में आया हूँ, किसी बाबा को जैसे पीटा हो मैंने। मेरा भाई ये कहकर अचानक हंसने लगा और उसकी आंख फिर से लाल हो गई। और सामने से मेरे भाई के मुंह से वो आवाज़, ले जाओ इसे, ले जाओ, इसके कारनामे बहुत बड़े हैं लेकिन जिंदगी बहुत छोटी। वो बाबा एक तरफ बैठा, घबराया हुआ, पसीने से तरबतर। मेरा भाई तो लेट गया था बेड पर। वो बाबा उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। मैंने उस बाबा को कहा, बताइए मुझे क्या हुआ, क्या हुआ, मेरा भाई ठीक हो गया ना? वो बाबा ने मेरी आंखों की तरफ देखा था, उसका मुंह नहीं खुल रहा था, इतना ज़्यादा डरा हुआ, कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर उसका हाथ कांपता हुआ दिखा मुझे, भागता हुआ घर से बाहर की तरफ गया था। वो रात बड़ी अजीब सी लग रही थी। मेरा भाई कमरे में जैसे किसी से बातें करता जा रहा। बार बार मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता, लेकिन दरवाज़ा खोल नहीं पा रहा। मैं देख पा रहा दरवाजे के नीचे हल्की सी जगह थी जिससे अंदर लाइट जल रही है या नहीं वो पता चल जाता है। वहाँ से बाहर की तरफ बड़ी तेज़ हवा निकल रही। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भाई ने पंखा बहुत ज़्यादा तेज़ चलाया हो, लेकिन इतना भी तेज़ नहीं कि हवा बाहर की तरफ इतनी तेज़ी से आ रही, जैसे कमरे के अंदर आंधी चल रही हो। हिल रहा था सारा सामान, सारे सामान के हिलने की आवाज़ें हमें परेशान करती रही थी पूरी रात। मेरी माँ भी परेशान थी, मेरे पिता भी। उन्हें नींद कैसे आती? उनका बेटा इतना परेशान था, प्रेत के साए के अधीन था, लेकिन मैं जानता था ये कुछ अजीब है। वो बाबा इस तरह से गया, आज शायद बताएगा, कल अंधेरा हो गया ना, डर गया होगा। अगले दिन जब मैं उस जगह गया, वो बाबा यहाँ रहा करता था। भीड़ लगी थी, भीड़। जैसे ही मैं वो भीड़ को चीरता हुआ अंदर जाने की कोशिश कर रहा, कुछ लोगों से सुनने को मिला, वो बाबा अब नहीं रहे। उस भीड़ को चीरते हुए जब मैं पीछे वाली उस जगह पर गया था ना, पुलिस वाले भी नीचे थे, लेकिन वो बाबा नीचे नहीं। पीछे वो आम का पेड़, और उस आम के पेड़ के ऊपर लटकी हुई उस बाबा की लाश। जमीन खुदी हुई थी, मिट्टी एक तरफ की हुई, नीचे उसके भाई की लाश। पुलिस वाले नीचे उस लाश को भी बाहर निकाल रहे और ऊपर उस बाबा को भी देख रहे। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खौफजदा था मैं। वहाँ से जब बाहर निकला, आंखों से आंसू निकल गए थे। क्या है जो मेरे भाई के शरीर में है? मेरे भाई को बचाया जा सकता है या नहीं? मुझे इसका जवाब चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो तो बाबा को भी मरने पर मजबूर कर सकता है। क्या है वो? क्या है वो? मैं भागा भागा जैसे ही घर पहुंचा था, मैंने अपने भाई के वो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ पाया। मैं जैसे ही भाई के सामने खड़ा हुआ, मेरा भाई बेड पर बैठा हुआ कह रहा था, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अब इसका शरीर मेरे कब्जे में है तो मेरे कब्जे में ही रहेगा।
जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये शरीर बचेगा नहीं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते और दोबारा वैसे किसी बाबा को यहाँ लाने की कोशिश भी मत करना। बेवजह और जिंदगियों को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्यों डाल रहे हो बताओ। मैंने रोते रोते पूछा था, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मेरे भाई के शरीर में क्यों हो तुम? मेरा भाई बस हंसता जा रहा, हंसता जा रहा। मैं कमरे से बाहर आया था। उसके बाद मुझे काम पर जाना था, लेकिन मेरा भाई ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैंने समय बर्बाद किया, ऐसा ना हो मेरा भाई मारा जाए। मैं अपने पिता को भी समझा रहा, माँ को भी समझा रहा, भाई के पास मत जाना, लेकिन उसे बाहर मत जाने देना। वो जो मांग रहा है, खाने की चीज़ या कुछ भी, उसे देते रहना, बस उसे गुस्सा मत दिलाना। ये कहकर मैं अपने घर से बाहर निकला था। मैं जाना चाहता था किसी ऐसे के पास जो मेरी मदद करे। ऐसे कोई बाबा से मदद मिलने वाली नहीं। मैं उसके बाद जिस खास इंसान को जानता था, जो बहुत धार्मिक था और मुझे लगा मेरी मदद कर सकता है, वो थे उस मंदिर के पुजारी, जिससे बात करते हुए मैंने सब कुछ बताया। और पुजारी जी भी कह रहे, मैं ऐसे काम नहीं करता, मेरा काम पूजा पाठ का है। कोई प्रेत अगर किसी के शरीर में हो, मुझे नहीं पता उसे बाहर में निकाल पाऊंगा या नहीं। ऐसा कोई समाधान कभी मैंने नहीं किया। मैं रोकर कह रहा, कुछ करिए, कुछ करिए, वो बाबा मारे जा चुके हैं। हाँ, आप डर तो नहीं रहे? पुजारी जी ने भी कहा था, देखो मौत से डरना तो चाहिए, लेकिन कोशिश तो तभी की जा सकती है ना जब आपको पता हो आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं किसी ऐसे को जो तुम्हारी मदद कर सकता है, और यकीन मानो वो करना भी चाहेगा। मैंने कहा, कौन? उन्होंने कहा, अघोरी बाबा। एक अघोरी बाबा जो बहुत अजीब है, बड़ा गुस्सा करते हैं, हो सकता है तुम्हें मारने की कोशिश करें। जब उनके पास जाओगे वो तुमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्हें पता लग गया कोई ऐसी शक्ति तुम्हारे भाई के शरीर में है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा, फिर वो पक्का तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें कुछ करना होगा, जगह मैं बताता हूँ, काम तुम्हें करना होगा। उनसे मैं भी बात नहीं करना चाहूँगा, बहुत गुस्सैल है, बहुत गुस्सा है। साधु कैसे बन गए मैं खुद नहीं जानता, जैसे कुछ ना कुछ तो है उनके अंदर। मैं बस यही बात सुनकर उस साधु बाबा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। 70 किलोमीटर अपने शहर से बाहर निकलना पड़ा था। एक खाली सी जगह, वो पुराना गांव जहां बहुत कम घर थे, उस पुराने गांव के पीछे उस कीचड़ में जहां गंदगी उस गांव की निकल कर आती है, उस गंदगी के बीच बिल्कुल एक पेड़ लगा है, आसपास मिट्टी, और वहां पर वो साधु बाबा रहते हैं। मैं भी परेशान था, ऐसी जगह पर साधु बाबा क्यों रहते होंगे? वो तो धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे, कुछ करते होंगे, गंदगी में क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही उस गंदे तालाब के पास में पहुंचा, दूर से ही साधु बाबा कहने लगे थे, तुम जो भी हो, जो भी चाहते हो, चले जाओ। अगर तुमने मेरे पास आने की हिम्मत की, हो सकता है तुम यहां से वापस जिंदा ना जाओ। मैंने रोते हुए उस गंदे पानी में पांव रखा था और मैं कह रहा, आपकी मदद चाहिए, आप मेरी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, मेरी मदद कीजिए। तब उस साधु बाबा ने कहा था, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरे पास मदद के लिए तो बहुत लोग आते हैं, मांगते हुए। धन चाहिए, कुछ और चाहिए, जमीन चाहिए, ये चीजें मुझसे मांगते हैं। जो चीजें खुद ले सकते हैं, बना सकते हैं, वो भी मांगते हैं। ऐसे मांगने वाले भक्त थोड़े ना कहलाए जाते हैं। भक्त तो वो होते हैं जो किसी को पाना चाहते हैं, चीजों को नहीं। मैंने साधु बाबा को कहा, मैं कोई भक्त नहीं हूं, मैं कोई धन पाना नहीं चाहता, कोई ऐसी चीज नहीं चाहता। मुसीबत एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। उस साधु बाबा ने कहा, मुसीबत कभी भी कहीं और से नहीं आती, मुसीबत हम खुद पैदा करते हैं। हमारे कर्म ही मुसीबत को हम तक खींच कर लेकर आते हैं। तुम्हारे कर्म तुम खुद निपटो, मेरे पास क्यों आए हो? मैंने कहा, मेरे कर्म नहीं है, वो मेरे कर्म नहीं है। कोई मुसीबत, ऐसी मुसीबत जो काली शक्तियों से जुड़ी हो, उसे आप कर्मों से कैसे जोड़ सकते हैं? साधु बाबा ने कहा, कर्म ही तो है जो अच्छी शक्ति या बुरी शक्ति को बनाते हैं। कर्मों के बिना इस सृष्टि को चलाना मुमकिन थोड़े ना है। तुम्हें क्या लगता है, अगर भगवान ने सृष्टि बनाई है तो बाकी बुरी शक्तियों को किसने बनाया है? भगवान ने ही तो बनाया है। तुम उसे बुरा कहते हो, लेकिन उसका भी तो एक कार्य होता है। हर चीज जो बुरी भी है वो भी कार्यरत है इस सृष्टि को चलाने के लिए।
सब कुछ उसी ने बनाया है और उससे अगर पार पानी है वो भी कर्मों से पाई जा सकती है। सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे मात ना दी जा सके, बस कर्म बड़े होने चाहिए। कोशिश करो, मुसीबत से निपटने की खुद कोशिश करो। मैंने कहा मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वो प्रेत ही अजीब है मेरे भाई के शरीर में, हम उससे पार नहीं पा सकते, वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो साधु बाबा ने कहा, एक छोटे से प्रेत से डर गए। छोटा सा प्रेत तुम्हारे भाई को मारने की धमकी दे रहा होगा, बस डर गए। उससे डर गए जो कि मौजूद भी नहीं, डरा गया। और तुम कर्मों पर यकीन करोगे, तुम भी वैसे ही मांगने वाले भक्त लगते हो। मैं शब्दों से उस साधु बाबा से जीत नहीं सकता था, वो मेरी बात नहीं मान रहे। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा और वो बार बार मुझे बातों से कह रहे, यहाँ आओगे जान से जाओगे, तुम्हें पीछे रहना होगा। तब मुझे लगा अगर वो गुस्सैल हैं तो गुस्सा ही उनकी कमजोरी भी हो सकता है। अगर साधु बाबा किसी कारण गुस्से में आ जाए, शायद उन्हें फंसाया जा सकता है। मैंने भी तब कहना शुरू कर दिया, साधु बाबा आप डर गए, सीधे सीधे शब्दों में कहो आप डर गए। तब साधु बाबा ने कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरता तो तुम्हारे शब्दों से क्यों डरूंगा? कोई भी प्रेत हो, मैं क्यों डरूंगा? मुसीबत तो तुम्हारी है। मैंने कहा आप डर गए, उससे सामना होगा तो आप भी मारे जाएंगे जैसे वो बाबा मारे गए। डर तो सबको लगता है, आपको भी लगता है। नश्वर शरीर में है, लेकिन खौफ शरीर के अंदर जिस तरह से गुस्सा आता है उसी तरह से डर भी होता है। साधु बाबा गुस्से में आते गए। वो जैसे जैसे गुस्से में आ रहे, उनका आपा खोता जा रहा था। यही उनकी कमजोरी थी। भले ही उनके पास ज्ञान है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन गुस्सा उनकी कमजोरी है जिसका इस्तेमाल मैं कर सकता था। मैंने तब साधु बाबा को कहना शुरू कर दिया, आप मेरे साथ नहीं चलना चाहते, लेकिन अगर मैं उसे यहाँ ले आऊं, आप उसका मुकाबला करेंगे या तब भी डर जाएंगे? तब भी बैठे रहेंगे उस पेड़ के पास, इस गंदगी में दूर? भले ही मौका है आपके पास लड़ने का, कुछ करने का, शायद आप डरते हैं। साधु बाबा ने तब चेतावनी देते हुए कहा था, ले आओ जिसे लेकर आना चाहते हो, ले आना। मुकाबला अगर कर गया तो मैं भी तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। मैं खुद ढूंढ रहा हूं कुछ ऐसा, लेकिन किसी साधारण प्रेत को लेकर आए तो सजा तुम्हें भी भुगतनी होगी। कोई ऐसा जिसका कोई मुकाबला ना कर पाए। देखता हूं, लेकर आओ, खुशी होगी, कुछ मुझे भी करने का मौका मिल जाएगा। वहां से निकला था मैं अपने भाई के पास, और वैसा ही तरीका अपने भाई के शरीर के अंदर उस प्रेत पर अपनाया मैंने कहा, डर गए तुम, जो भी हो तुम डर गए। अब मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो तुम्हें खत्म कर सकता है। मेरे भाई के शरीर में जो प्रेत था ना, वो कहने लगा, अच्छा जिसे भी लेकर आना चाहते हो ले आओ। मैंने कहा मैं तो यहाँ ले आऊँगा, लेकिन तुम जैसे छोटे प्रेत के लिए वो यहाँ आने नहीं चाहते। वो कह रहे हैं छोटी मोटी चीज़ें मेरे पास चलकर आती हैं, जैसे प्यासा कुएं के पास आता है। वो प्रेत भी गुस्से में था। दूसरी तरफ वो साधु बाबा भी गुस्से में थे। प्रेत खुद चलकर जाने को तैयार, मेरा भाई खुशी खुशी मेरे साथ चला। उसके शरीर में जैसे वो प्रेत था ही नहीं। चलकर जैसे ही मैं उस जगह लेकर गया, सामने साधु बाबा को आवाज़ लगाई थी मैंने, और उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ मेरे भाई के शरीर में जो प्रेत था उसने लगाई थी। कौन हो तुम? कौन हो? सामने आओ, तुम्हारा भी अंत नज़दीक है। साधु बाबा उठकर खड़े हो गए। मेरा अंत कर पाओगे तुम? मेरा अंत? साधु बाबा उस पानी पर चलते हुए आए और पानी को छुआ तक नहीं, वो गंदा पानी उसके ऊपर से जैसे उड़ते हुए आ गए हो। मेरे भाई के आंखों में आंखें डाल वो साधु बाबा मेरे भाई के सर को पकड़ना चाहते थे। मेरे भाई ने अपने हाथ से जैसे धक्का देकर उन्हें पीछे किया। मेरे भाई की आंखें बार बार ऊपर चढ़ रही और नीचे से अलग रंग की पुतलियां निकल कर आ रही। साधु बाबा ने हाथ में वो राख पकड़कर मेरे भाई के सर पर फेंकी, और मेरे वो भाई का चेहरा राख से ज़रा भी गंदा नहीं हुआ। साधु बाबा के ऊपर जैसे ही राख जैसे उड़ती हुई वापस आई, उन्होंने हाथ अपने चेहरे पर रखकर वो राख को रोका और कहने लगे, कौन हो तुम? कौन हो तुम? ऐसा तो नहीं लग रहा तुम कोई साधारण प्रेत हो। मुकाबला तुमसे करना होगा, जानू तो सही तुम हो क्या। मेरा भाई मुस्कुरा रहा। तभी उस साधु बाबा के पांव जमीन में धंस गए, वो हिल नहीं पा रहे थे। तभी सामने से मेरे भाई के शरीर में जो प्रेत था ना, हंसकर कहने लगा, मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है,
मृत्यु को तुम्हें अपनाना होगा, अपनाओ। तब उस साधु बाबा ने अपने हाथ में पकड़ी उस छड़ को अपने पांव पर मारा। पांव से निकला खून तो जमीन में जो भी पांव धंसे थे वो अपने आप बाहर आ गए और हंसते हुए साधु बाबा, तुम साधारण प्रेत नहीं हो, ऐसा कोई भी साधारण प्रेत नहीं कर सकता। अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम, मुझे जानना है। तब साधु बाबा ने जमीन पर वो राख फैला दी। एक गोला सा बना दिया था मेरे भाई के इर्द गिर्द, जिसमें आग लगी हुई। हंसते हुए साधु बाबा ने कहा था, अब धीरे धीरे ये आग का गोला छोटा होता जाएगा। जो भी शरीर में है वो तो खत्म होगा, लेकिन इस बच्चे को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। शरीर थोड़ा जलेगा, वो तो समय के साथ खुद ब खुद सही हो जाएगा। अपनी उंगलियों से उन्होंने जैसे मुट्ठी बनाई तो वो आग का गोला छोटा होने लगा। मेरे भाई ने वो आग के गोले से बाहर पैर रखा था और पैर से उस आग को बुझा डाला बड़ी तेजी से। तब वो साधु बाबा भी हैरान, ये क्या है, ये क्या है? मुझे लगता है तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूं। सामने से मेरे भाई ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी लग रहा है आप भी वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। तब साधु बाबा ने अपने हाथ से मेरे भाई के सर को पकड़ा और मेरे भाई ने अपने हाथ से साधु बाबा के गले को। वहां बिजली अपने आप जमीन से निकल रही, जो कभी बाबा पर पड़ रही, कभी मेरे भाई पर पड़ रही। मेरे भाई के शरीर पर कई जख्म के निशान आ गए थे। जमीन अपने आप दरारों से भरने लगी थी। वहां ऐसे ऐसे चेहरे मेरे भाई के शरीर से निकलकर बाहर आ रहे जो उस बाबा को मारना चाहते, लेकिन वो बाबा भी अपनी छाती पर हाथ रखकर कुछ ऐसे मंत्र बोलते, वो बाबा के शरीर से लाल रंग की रोशनी निकलती। वो रोशनी से वो अजीब से प्रेत जो मेरे भाई के शरीर से निकल रहे थे वो भस्म होते जाते। वहां सामने युद्ध चल रहा था। दोनों हाथों से नहीं लड़ रहे, शरीर के अंदर से निकलने वाली उन शक्तियों से लड़ रहे, और मैं एक कोने में बैठा महसूस कर पा रहा था ये अजीब सी शक्ति है। फिर वो साधु बाबा ने मेरे भाई को गर्दन से पकड़कर ऐसे छाती के उस मांस को उंगलियों से उधेड़ डाला था। मैं रो पड़ा था, मेरे भाई को कुछ तो नहीं होगा। वो मांस हल्का सा ही उधेड़ा, लेकिन साधु बाबा ने वो मांस उधेड़ अपनी छाती पर लगाया और पीछे गिरे। वो झटके से उनका शरीर जैसे काला काला सा हो गया। वो लाश की तरह गिरे थे। सामने मेरा भाई भागता हुआ दूर जा रहा। मैंने अपने भाई को पकड़ा, वो जैसे ठीक हो गया, रोता रोता कह रहा, भैया क्या हो रहा है, भैया मेरे शरीर पे ये क्या चीज़ है? मैं महसूस कर पा रहा हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। अब मुझे याद आ रहा है। मेरा भाई वहीं पर था, साधु बाबा भी वहीं पर। मैंने साधु बाबा को हिलाकर कई बार उठाया। उसके बाद जब उन्हें होश आया, मुस्कुराकर साधु बाबा कहने लगे, जो इसके शरीर में था वो निकल चुका है, ले जाओ। मैं प्रसन्न हुआ। उसके बाद मैं वहां से जाना तो चाहता था। साधु बाबा हंस रहे और उनकी हंसी भी अजीब, बिल्कुल वैसी हंसी, बिल्कुल चेहरे पर वो हाव भाव जैसे मेरे भाई के अंदर थे। साधु बाबा अपने आप उस पानी पर चलते हुए पेड़ के नीचे बैठ गए थे, हंस रहे और बार बार अलग अलग आवाज में उनकी आवाजें बदलती जा रही। मुझे साधु बाबा की भी चिंता थी। अगर आप किसी से मदद ले, ऐसा नहीं कि बाद में उसे भी अकेला छोड़ दे। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मुझे लग रहा था मेरा भाई ठीक है, लेकिन साधु बाबा को कुछ हो गया। वहां से आवाज लगाकर मैंने कहा था, साधु बाबा आपको मदद की जरूरत है। ये शैतान आपके शरीर में चला गया है। मुझे लगता है ये आपके शरीर में है। आपके लिए मदद लेकर आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा आपको भी बचाने की। आप अगर बता सकें तो। सामने से साधु बाबा हंसते हुए अपनी बाहें फैलाए। वो जो अजीब सा चेहरा था ना उनकी पीठ के पीछे से, शैतानी सा चेहरा, वो खुद बोल रहा था, मुझे इसके शरीर से बाहर निकालो, मुझे इसके शरीर से बाहर निकालो, मदद करो मेरी। तब साधु बाबा हंसते हुए बोल रहे, तुम्हें क्या लगता है इसने मेरे शरीर पर कब्जा किया है? मैंने इसे खुद अपने शरीर में डाला है। एक ही तो नहीं है, ये कई हैं। वेताल बाधा, इसे वेताल बाधा कहा जाता है, जो तुम्हारे भाई के शरीर में थी। पूछो इससे क्यों गया था जंगल में एक लड़की के साथ।
उस पेड़ के नीचे जब उसने उस पेड़ की उस जड़ को खींचा था, वेताल बाधा इसके शरीर में असर कर गई थी। लेकिन मेरे लिए ये नया नहीं है। ये देखो, तब साधु बाबा ने अपने शरीर से 5 वैसे ही और चेहरे निकाल कर दिखाए थे, बहुत कमजोर से, हंस नहीं रहे, रो रहे थे, लेकिन एक चेहरा चिल्ला रहा। वो चेहरा जो मेरे भाई के शरीर में था, वो वेताल बाधा सृष्टि 5 पहले ही अपने कब्जे में वो साधु बाबा कर चुके थे। ऐसी शक्ति से मुकाबला पहले भी हो चुका और इस बार भी खुशी खुशी उन्होंने वो वेताल बाधा को अपने शरीर पर लिया और मुस्कुराते हुए कहा था, तुम जा सकते हो, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं, शायद इसे मदद की ज़रूरत हो, मैं इसे अपने पास रखूँगा, मुझे बहुत ज़रूरत है इनकी भी। मैं वहाँ से जाते जाते पूछ रहा, वेताल बाधा, क्या ये वेताल है? तब साधु बाबा ने बस इतना ही कहा था, वेताल बाधा वेताल नहीं होते, एक प्रेत ही शक्तिशाली वेताल शक्ति को समाये हुए। तुम्हें क्या लगा मैं किसी वेताल को इस तरह कब्जे में कर सकता था? वो मुझे गुलाम बना लेता। हे वेताल नहीं, लेकिन वेताल शक्ति परिपूर्ण प्रेत हैं जो मेरे अधीन रहेंगे। तुम अब जा सकते हो। मैं वहाँ से आ गया था, मेरा भाई ठीक। उसके बाद मेरे भाई पर दोबारा असर वैसा नहीं हुआ, वो पूरी तरह से ठीक था। ये ऐसी परेशानी थी जो हमारे सर से ऊपर निकल गई। बच गए हम, मेरा भाई भी, और उसने खुद अपनी गलती मानी थी। वो पेड़ जो हिल रहा था उसे उसी वक्त डर लग रहा था। वो ऐसे वेताल बाधा खुद अपने शरीर पर डाल ले आया था। उसके बाद वैसा भयानक दिन हमें दोबारा देखने को नहीं मिला। हमारी जिंदगी फिर से पहले जैसी ही हो गई। लेकिन आज भी डरता हूँ ऐसी शक्तियों से। ऐसी शक्तियों का मुकाबला करने वाला मिल जाए फिर तो आप उससे पार पा सकते हैं, लेकिन कई बार सामने वाली वो शक्ति इतनी भयानक हो जिससे पार पाई ही ना जा सके, फिर आप क्या करोगे? सोचता हूँ वो साधु बाबा ऐसे कई वेताल बाधा शक्ति को कैसे रोक पाते हैं। सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला।